14 दिसंबर 2025 सिडनी का बॉन्डी बीच। ये नाम सुनते ही धूप और समंदर की लहरें जहन में आती हैं। पर उस दिन ये जगह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बन गई। हनुक्का मना रहे लोगों पर एक बेहद क्रूर हमला हुआ। 16 जानें गईं। 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद देश की ये सबसे बड़ी मास शूटिंग थी। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि यह हमला अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे एक माहौल बन रहा था। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी माहौल बढ़ रहा था। पिछले सिर्फ एक साल में ऐसी घटनाएं, आप मानेंगे नहीं, करीब 5 गुना बढ़ गई थीं। 5 गुना? जी। यहां तक कि देश की खुफिया एजेंसी ASIO ने महीनों पहले ही जो राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे का लेवल था उसे बढ़ाकर प्रोबेबल कर दिया था। प्रोबेबल यानी संभावित। तो मतलब खतरा पहले से ही हवा में था। बिल्कुल। लेकिन जो बात इस हमले को और भी ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि ये खतरा किसी बाहरी संगठन से नहीं बल्कि एक परिवार के अंदर से आया। बिल्कुल। हमलावर थे 50 साल के साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद। हाँ, एक पिता और बेटा। ये तो सोच से भी परे है। और देखिए, यही पर वो पारिवारिक आतंकवादी सेल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये खुफिया एजेंसियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। कैसे? जब कट्टरपंथ एक परिवार के अंदर बंद दरवाजों के पीछे पनपता है तो उसे बाहर से पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बेटा नवीद, वो ASIO की वॉच लिस्ट पर था। अच्छा। हाँ, पर उसे हजारों संदिग्धों में से एक तत्काल खतरा नहीं माना गया था। ये वाकई में डरावना है। इसका मतलब है कि एजेंसियां सिर्फ बाहरी नेटवर्क पर नजर नहीं रख सकती, उन्हें तो डिनर टेबल पर होने वाली बातचीत का भी अंदाजा लगाना होगा। पर एक मिनट, अगर बेटा ASIO की नजर में था तो पिता को कानूनी तौर पर 6 बंदूकें रखने की इजाजत वो कैसे मिली? क्या ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से बात नहीं करते? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही लगती है। और यही व्यवस्था की सबसे बड़ी नाकामी है। देखिए, हम विचारधारा को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे ASIO का नवीद पर नजर रखना, और हम चीजों को कंट्रोल करने के लिए दूसरा सिस्टम बनाते हैं, जैसे बंदूक का लाइसेंस। बॉन्डी बीच हमला इन दोनों सिस्टम के बीच की खाई में हुआ। मतलब एक ही घर में एक व्यक्ति निगरानी में था और दूसरा कानूनी तौर पर हथियार खरीद रहा था, और किसी ने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ा ही नहीं। और जब इस तरह की सिस्टम की नाकामी होती है तो इसका असर असली इंसानों पर पड़ता है। एक तरफ 80 साल के अलेक्जेंडर क्लेटमन थे। वो हॉलोकॉस्ट से बचकर निकले थे, ये सोचकर कि वो ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित हैं। जी। लेकिन नफरत ने उन्हें दशकों बाद वहां भी ढूंढ लिया। और दूसरी तरफ अहमद अलामद, एक फल की दुकान के मालिक। उन्होंने वो बहादुरी दिखाई जिसकी उम्मीद हम सिस्टम से कर रहे थे ना। एक हमलावर को दबोचकर उसकी बंदूक छीन ली। न जाने कितनी जानें बचाई। बिल्कुल। और ये घटना ऑस्ट्रेलिया के सख्त बंदूक कानूनों पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। पोर्ट आर्थर के बाद इतने कड़े कानून बनाए गए। हाँ, दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक माने जाते हैं। जी। लेकिन वो भी एक ऐसे शख्स को नहीं रोक पाए जिसके घर में ही एक निगरानी में रखा गया संदिग्ध मौजूद था। इससे साफ पता चलता है कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट आपस में ठीक से बात ही नहीं कर रहे थे। तो सार ये है कि कट्टरपंथ एक घर के अंदर पनपता रहा। खुफिया एजेंसियां टुकड़ों में जानकारी होने के बावजूद पूरी तस्वीर नहीं देख पाई, और देश के सबसे मजबूत कानून वो 2 अलग अलग सिस्टम के बीच की खाई की वजह से बेकार साबित हुए। बिल्कुल। इस हमले ने समाज में जो गहरी नफरत और विभाजन छिपा है उसे तो उजागर किया ही है, लेकिन अहमद अल अहमद जैसे एक आम इंसान की हिम्मत हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब नफरत की विचारधाराएं बढ़ रही हों तो समाज की सुरक्षा का जवाब क्या सिर्फ सरकारी निगरानी और कानूनों में है, या फिर समुदायों के भीतर मौजूद आपसी हिम्मत और एकता में छिपा?